हेलो एवरीबॉडी। विजय शेखर शर्मा, रविंद्रम बाइजू एंड आशीष ग्रोवर, इन तीनों स्टार्टअप फाउंडर्स में कॉमन क्या है? हाँ, विजनरी हैं, बहुत सक्सेसफुल है एंड बहुत सारा पैसा है इनके पास। और इन तीनों को मीडिया ने कहीं ना कहीं इंडिया के सुपरस्टार्स बना दिया है। लेकिन इन तीनों में एक चीज कॉमन है, वो है गॉड कॉम्प्लेक्सिटी, जिसके कारण वो सोच रहे थे कि वो अपने कस्टमर्स एंड इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन से ऊपर है। लेकिन आज वो जमीन पे आके गिर चुके हैं। आरबीआई के क्रैकडाउन और पेटीएम बैंक बंद होने के बाद विजय शेखर शर्मा पेटीएम बैंक ठीक करने में लग गए। रविंद्रम बाइजू अपने फाइनेंशियल अकाउंट खाली करने के बाद और अपने कस्टमर्स को चीट करने के बाद बैंकरप्सी के कगार में बैठे हैं। शार्क आशनीर आजकल कुछ काम बोलते हैं। फ्रॉड के केस में जब उनके वाइफ अरेस्ट होने वाला था, तब उन्होंने चुपचाप अपने प्रीवियस कंपनी के साथ सुलह कर ली। और इसी फेज में एक और स्टार्टअप फाउंडर जुड़ने वाला है, जिसका नाम है भाविश अग्रवाल, सीईओ ऑफ ओला इलेक्ट्रिक। भाविश एक स्मार्ट लड़का है, आईआईटी से ग्रेजुएट भी है, लेकिन जब कंपनी का फाउंडेशन ही अनस्टेबल हो, तब मार्केट शेयर या प्रोडक्ट का क्या होगा? ओला ने जब स्कूटर्स लॉन्च की, तब लग रहा था ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन आज उनके सामने इतने सारे प्रॉब्लम्स आ गया है कि सर्वाइव करना मुश्किल हो गया है। इस वीडियो में हम वो सारे चीजें डिस्कस करेंगे जो अभी ओला इलेक्ट्रिक के साथ हो रहा है, फ्रॉम प्रोडक्ट इश्यूज टू गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन एंड the main thing, what are the main business lessons that we need to learn from Ola Electric? From Ola Electric, well, the exodus at the company continues after Anshul Khandelwal, the chief marketing officer of the company, resigned, adding to the ongoing leadership challenges there. This follows the recent departure of Suvanil Chatterjee, Ola Electric's chief technology and product officer. Currently, the company is operating without a full-time head of sales and marketing, product head, HR head, or even a co-founder. Suvanil Chatterjee, Chief Technology Officer as well as Product Officer, officially resigned on Friday as per company's exchange filing. Both had long associations with Ola, starting at Ola Cabs before transitioning to Ola Electric. So fast things fast, अभी ओला इलेक्ट्रिक के साथ क्या हो रहा है, इस रिगार्डिंग में आपके साथ 8 पॉइंट्स डिस्कस करूंगा एंड आगे जाके ओला इलेक्ट्रिक के साथ क्या होगा। So let's dive into this more deeply. तो सबसे पहले कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। 6 months ago, in March 2024 में ओला इलेक्ट्रिक का मार्केट शेयर था 52% एंड अभी सितंबर 2024 में 52% से गिर के आ गया 27%। ओला इलेक्ट्रिक में अभी मंथली 80,000 कंप्लेंट्स आ रहा है और ओला इलेक्ट्रिक पे 3 गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया है एंड सोशल मीडिया पर भाविश अग्रवाल एंड ओला इलेक्ट्रिक पे नेगेटिव कमेंट्स भरे पड़े हुए हैं। तो ये सब कब हुआ, कैसे हुआ, इस रिगार्डिंग 8 मेजर पॉइंट्स आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं। एंड इफ यू ऑलरेडी लाइकिंग दिस वीडियो, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। सो द फर्स्ट रीजन इज नो R&D एट ग्राउंड लेवल। ओला इलेक्ट्रिक के पास अभी सिर्फ 2 मॉडल्स है, S1 एंड S1 Pro, जो इनकी खुद की भी नहीं है। इन्होंने 2021 में एक डच कंपनी इटरको को एक्वायर किया था, तो उन लोगों के पास ये स्कूटर्स ऑलरेडी बनाया हुआ पड़ा था। भाविश अग्रवाल ने वहां से ये स्कूटर्स उठाया एंड इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया, बिना सोचे समझे कि ये इंडियन मार्केट में कैसे परफॉर्म करेगा। आमतौर पर क्या होता है, अगर कोई कंपनी अगर कोई व्हीकल लॉन्च कर रहा है तो उसे सालों तक एक्सपेरिमेंट करता है, ताकि लॉन्च होने के बाद कस्टमर्स को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक तो एक स्टार्टअप है और स्टार्टअप मेंटालिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी मेरे काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ कि इनको चाहिए रैपिड ग्रोथ, और इस रैपिड ग्रोथ के चक्कर में वो अपने फंडामेंटल्स को भूल जाते हैं। फंक्शनलिटीज के नाम पे बैटरी कैपेसिटी को बड़ा कर दिया और कस्टमर्स को फ्यूचरिस्टिक फंक्शनलिटीज के बारे में इतना बताया गया कि इंडियन कस्टमर्स कभी वो सोच भी नहीं सकता था। और ये देख के कस्टमर सोचने लगे कि बवाल चीज है बे, साला सिस्टम मिल जाता है। ऊपर से पेट्रोल का झंझट भी खत्म। और ये सब हाइप क्रिएट करने के बाद पहले महीने में ही 5 लाख बुकिंग्स आ गई ओला इलेक्ट्रिक के। लेकिन इनके लिए 5 लाख बुकिंग्स कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि ओला कैब के पास करोड़ों लोगों का डाटा है। जिसके पास ओला कैब का ऐप इंस्टॉल्ड है, उसके पास तो ये मैसेज चला गया होगा कि आवर न्यू प्रोडक्ट इज लॉन्च ओला इलेक्ट्रिक। लोग सोच रहे थे कि ये डिलीवरी 2-3 महीने में हो जाएगा, लेकिन ये डिलीवरी डिले होते गई होते गई। ऐसा ही मेंशन आइडिया कि इन्होंने 2 स्कूटर्स लॉन्च किया था, S1 एंड S1 Pro, एंड ये बोला गया कि S1 Pro में ज्यादा फीचर्स थे, बल्कि दोनों सेम फीचर्स पे बनाया गया था। जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम S1 को S1 Pro में फ्री में अपडेट कर देंगे। तो अब समझ जाओ, ये घोटाला शुरू से ही चल रहा था। इन्होंने टच पैड के स्क्रीन प्रोवाइड किया था विदाउट द की, मतलब आपके स्कूटर का टच पैड एक बार खराब हो जाए तो मतलब आपका स्कूटर बंद। The second reason is limited availability of service centers.
जल्दबाजी में इन्होंने स्कूटर्स तो लॉन्च कर दिया, लेकिन सर्विस सेंटर्स नहीं बनाए। नॉर्मल कंपनीज क्या करता है, जितने भी व्हीकल सेल्स कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सर्विस सेंटर्स भी ओपन करता है, ताकि अगर कल कोई प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर को परेशानी ना हो। लेकिन ओला इलेक्ट्रिक ने सोचा कि ईवी व्हीकल्स में क्या ही प्रॉब्लम होगा, छोटा मोटा प्रॉब्लम्स आएगा तो रिजॉल्व कर लेंगे। इसीलिए इस पैसे को भी इन्होंने सेल्स में लगा दिया, और जब प्रॉब्लम्स आना शुरू हुआ तो एक साथ लाखों प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। इस समय ये व्हीकल सेल कर रहे हैं 30,000 to 40,000 के रेंज में, और कंप्लेंट्स आ रहा है 80,000। तो आप मुझे ये बताओ कि ये प्रॉब्लम आपने कभी फेस किया है? अगर फेस किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। द थर्ड पॉइंट इज फेलियर ऑफ इट्स मास्टर स्ट्रोक। ओला इलेक्ट्रिक D2C मॉडल पे काम करता है, मतलब ये लोग खुद बनाएंगे भी और खुद बेचेंगे भी। दूसरी ट्रेडिशनल कंपनीज लाइक बाजाज, टीवीएस, हीरो, ये लोग बनाते खुद है, लेकिन सेल्स की जिम्मेदारी डीलर को दे रखी है, ताकि इनका मेन फोकस डाइवर्ट ना हो। द फोर्थ पॉइंट इज लैक ऑफ एम्पैथेटिक बिहेवियर। इंडियन लोग काफी सेंटिमेंटल है, अगर आप गलती करके माफी चाहेंगे तो ये लोग माफ कर देते हैं, लेकिन अगर आप गलती करके एरोगेंस दिखाएंगे तो ये लोग तो चुप नहीं बैठेंगे। ठीक है, ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ। रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक में फायर होना शुरू हुआ, तो भविष्य अग्रवाल का इसमें रिस्पॉन्स आया कि आग तो पेट्रोल की व्हीकल में भी लगता है, बल्कि ईवी में पेट्रोल वाले से कम ही लगता है। कुणाल कामरा एक कॉमेडियन है, उन्होंने ओला इलेक्ट्रिक के सर्विस सेंटर के एक पिक्चर क्लिक करके ट्विटर पर पोस्ट करी, देखो भाई साहब तुम्हारा व्हीकल का क्या हाल है, कस्टमर से डिजर्व करते हैं क्या, और नितिन गडकरी को टैग कर दिया। तो अगर आप उस जगह होते तो आप क्या करते? आप यही बोलते ना कि भाई माफ कर दो, गलती हो गई, दूसरी बार ध्यान रखेंगे। लेकिन भविष्य का रिप्लाई कुछ ऐसा था कि तेरा कॉमेडी कैरियर तो हो गया फेल, तू एक काम कर, हमारे यहाँ आजा, तेरे को नौकरी दे दूंगा। इस ट्वीट के बाद जो लोग ओला इलेक्ट्रिक के बारे में जानते तक भी नहीं थे, वो लोग भी जानने लगे। एंड इस ट्वीट की एक छोटी सी स्पार्क ने पूरा फॉरेस्ट फायर बना दिया। एंड इस ट्वीट के बाद अगले ही दिन उनके मार्केट शेयर 9% गिर गया, एंड इससे कंपनी का 3,400 करोड़ का लॉस हुआ। द फिफ्थ पॉइंट इज सिंगल प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। ओला इलेक्ट्रिक के पास अभी सिर्फ S1 और S1 Pro मॉडल्स है। अगर इन दोनों में कोई मेजर इश्यूज हो गया तो कस्टमर्स तो फेड अप होकर पीछे हट जाएंगे, तो उनके पास कुछ और सेल करने के लिए नहीं होगा कंपेयर टू दिस एस्टैब्लिश्ड प्लेयर लाइक बाजाज या टीवीएस। तो अगर बाजाज के पल्सर सीरीज में कोई प्रॉब्लम होता है तो वो अपने दूसरे मॉडल को पुश कर सकते हैं, पर ओला इलेक्ट्रिक के पास डाइवर्सिफिकेशन का कोई स्कोप नहीं है। उन्होंने एक नई बाइक लॉन्च करने की कोशिश की थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट डिले हो चुका है। अब उनका अगला लॉन्च प्लान था अगस्त 2024 का, वो भी डाउटफुल लग रहा है। तो अब उनका फ्यूचर एक स्कूटर पे डिपेंड करता है। द सिक्स्थ पॉइंट इज एम्प्लॉय एट्रिशन नाइटमेयर। क्या कोई कंपनी बिना स्टेबल टीम के ग्रो कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और ओला इलेक्ट्रिक का एम्प्लॉय एट्रिशन रेट 48% है, मतलब 100 एम्प्लॉय में से 48 एम्प्लॉय एक साल के अंदर ही छोड़ देता है। ये नंबर इंडस्ट्री का एवरेज से काफी ज्यादा है। हीरो इलेक्ट्रिक का एट्रिशन रेट 18% है। ओला इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉयज खुद ही ऐसा बोल रहा है कि अनरियलिस्टिक गोल्स एंड एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से ये हो रहा है। एंड कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी बोला गया है कि कुछ एम्प्लॉय को 20 आवर्स काम करने में मजबूर किया गया। ऐसे एनवायरनमेंट में ना कोई प्लानिंग हो सकती है, ना कोई एग्जीक्यूशन। जब कंपनी का एम्प्लॉय कंपनी के बारे में ही ऐसा बोल रहा है, तो आप समझ जाओ कस्टमर्स के लिए कितना रिलायबल होगा। पॉइंट नंबर 7 इज द ग्रोइंग कंपटीशन। पहले मार्केट में ओला ईवी का डोमिनेंस था। 2022 से लेकर 2023 में उनका मार्केट शेयर 60 to 70% था, लेकिन अब बजाज और टीवीएस ने एग्रेसिवली मार्केट में एंट्री करना शुरू कर दिया है। टीवीएस का iQube और बजाज के चेतक स्कूटर्स ने ओला के मार्केट शेयर को चैलेंज करना शुरू कर दिया है। अभी स्टैट्स के हिसाब से ओला का मार्केट शेयर 27% गिर चुका है, जबकि टीवीएस 21% और बजाज 20% शेयर के साथ ओला के करीब आ चुके हैं। टीवीएस और बजाज के पास स्ट्रॉन्ग डीलरशिप नेटवर्क ऑलरेडी अवेलेबल है, जो ओला के लिए एक डिसएडवांटेज बन गया है। तो अगर ये ट्रेंड 6 मंथ्स के लिए चलता रहा तो ओला का डोमिनेंस मार्केट से पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। रीजन नंबर 8 इज गवर्नमेंट प्रेशर एंड लीगल चैलेंजेस। ओला के लिए एक और मेजर इशू है गवर्नमेंट एजेंसीज का इंटरवेंशन। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA ने उन्हें नोटिस भेजा आफ्टर रिसीविंग 10,664 कंप्लेंट्स। ओला ने क्लेम किया कि उन्होंने 99.1% कंप्लेंट्स को रिजॉल्व कर दिया है 15 डेज के अंदर, लेकिन CCPA अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई कर रहा है कि ये डाटा कितना एक्यूरेट है। दूसरी तरफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी एक इंक्वायरी लॉन्च कर दिया है। अगर ओला के इशू सब्सटेंशियल प्रूव होते हैं तो सब्सिडीज रिवोक हो सकता है। ऑलरेडी ईवी सब्सिडीज पे हेवीली रिलाई करता है। अगर सब्सिडीज चली गई तो उनके प्राइस और कॉम्पिटिटिवनेस खत्म हो जाएगी और मार्केट में उनकी पोजीशन भी खत्म हो जाएगी। तो अब बात करते हैं इसके कारण कंपनी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले कस्टमर का ट्रस्ट टूट गया है इस कंपनी के ऊपर से। जिसके पास अभी ओला इलेक्ट्रिक है वो तो परेशान हो रहा है, और जो भी ओला इलेक्ट्रिक लेने का सोच रहा है वो भी लेने से पहले 2 बार सोचेगा।
तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो मार्केट शेयर कम्प्लीटली लूज हो जाएगा क्योंकि कॉम्पिटिटर्स एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व हो सकता है जब वो अपने प्रोसेस को स्लो डाउन करके अपने फंडामेंटल्स पे ध्यान लगाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द मेन बिजनेस लेसन्स दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम ओला इलेक्ट्रिक। लेसन नंबर 1 इज डाइवर्सिफिकेशन इज द की। एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 2 इज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन। इस पॉइंट को बायजूस के डाउनफॉल वाले वीडियो में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार जरूर से चेक कर लेना। लेसन नंबर 3 इज कस्टमर ट्रस्ट इज नॉन नेगोशिएबल। तो अगर एक बार कस्टमर का ट्रस्ट टूट जाता है तो उसे रिबिल्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अपने कस्टमर्स के ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 4 इज अडैप्ट टू कंपटीशन। ओला ने इनिशियली कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट किया था। कॉम्पिटिटर के स्ट्रेटजीज का एनालाइज करके टाइमली अडॉप्ट करना जरूरी है। सो गाइस, ये था आज का वीडियो। अगर आप ओला इलेक्ट्रिक के एम्प्लॉय रह चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इट विल हेल्प अदर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। I will see you in another in-depth business case study. Till then, stay curious, stay innovative. Cheers.